हेलो व्यूअर्स। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजौत, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, अंडर कॉलेज एजुकेशन, राजस्थान। आपका हमारे यूट्यूब चैनल सी राज जी सी कोटा क्लास में स्वागत है। आज हम अडेप्टेशन टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम एनिमल अडेप्टेशंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अडेप्टेशंस की बात करें तो अडेप्टेशंस ऐसे मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन होते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, जो कि उसको किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में रहने के अनुकूल बनाते हैं या उसमें एडजस्ट करने में सहायक होते हैं। सो दीज एडेप्टेशंस और दीज चेंजेस में बी इन मॉर्फोलॉजी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और सबसे पहले लामार्क ने एनिमल्स में मॉडिफिकेशंस के बारे में बताया, और उसने बताया कि चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एनिमल की बॉडी में मॉडिफिकेशंस होते हैं। जैसा हम सभी जानते हैं, उसने चिर परिचित उदाहरण के द्वारा समझाया कि वातावरण में, एनवायरनमेंट में जब ज़मीन पर घास ख़त्म हो गई तो जिराफ को श्रब्स खाने के लिए अपनी गर्दन को थोड़ा ऊपर की ओर करना पड़ता था, और जब श्रब्स भी ख़त्म हो गए एनवायरनमेंट में, तो टू फीड ऑन द ट्रीज़, यानी कि पेड़ों पर से अपना भोजन पत्तियों के रूप में प्राप्त करने के लिए उसे गर्दन को और ज़्यादा लंबा करना पड़ा, और ये चेंजेस उसकी बॉडी में हो गए। डार्विन ने इसी बात को दूसरे तरीके से समझाया था कि जो एडेप्टेशंस होते हैं वो पहले से होते हैं, यानी कि जिराफ की गर्दन पहले से ही लंबी थी, इसलिए वो उस पर्यावरण में सरवाइव कर पाया। तो एडेप्टेशंस हमें या जीवों को वातावरण में रहने के अनुकूल बनाते हैं, जो कि मॉर्फोलॉजी या फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस के रूप में हो सकते हैं। दूसरा, हम एडेप्टेशन कितने प्रकार के होते हैं उस पर अगर चर्चा करें, या नेचर ऑफ एडेप्टेशंस के बारे में बात करें, एडेप्टेशन की डाइवर्सिटी के बारे में बात करें, तो एडेप्टेशंस कई प्रकार के होते हैं, उनकी नेचर कई प्रकार की होती है। जैसे अभी हमने बात करी मॉर्फोलॉजी में हो सकता है, तो उसको हम स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन कहते हैं। फिजियोलॉजी में होगा तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस कहते हैं। एनिमल एसोसिएशन एडेप्टेशंस होते हैं, एनिमल्स साथ में रहते हैं तो उनमें आपस में एक दूसरे के कारण जो एडेप्टेशंस होते हैं। या फिर एक प्रोटेक्टिव एडेप्टेशंस की बात करते हैं कि अगर एनिमल या ऑर्गेनिज्म को अपने आप को बचाना है तो उसमें जो एडेप्टेशंस होंगे उनको प्रोटेक्टिव एडेप्टेशंस कहेंगे। तो मुख्य रूप से ये चार प्रकार के एडेप्टेशंस पाए जाते हैं: स्ट्रक्चरल एडेप्टेशन, फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन, एनिमल एसोसिएशन एडेप्टेशन एंड प्रोटेक्टिव एडेप्टेशंस। एक एक करके हम इनके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस की बात करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ इंड्यूस्ड बाय फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि वातावरण के प्रभाव के कारण ये संरचना, जीवों की संरचना में परिवर्तन या एडेप्टेशंस उत्पन्न होते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें, जीवित रह सकें। जैसे सबसे पहले हम बात करें कर्सोरियल एडेप्टेशंस की, तो कर्सोरियल एडेप्टेशंस इस प्रकार के एडेप्टेशंस होते हैं जो जीव को तेज़ी से दौड़ने के लिए अनुकूल बनाते हैं। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, रनिंग स्विफ्टली ऑन लैंड। जैसे हम बात करें कि कॉकरोच है, वो ज़मीन पर तेज़ी से दौड़ सकता है, जो कि कर्सोरियल एडेप्टेशन का एक टाइप है, एग्जाम्पल है, ताकि वो एनिमी से बच सके। दूसरा फोसोरियल एडेप्टेशन, यानी कि जैसे हम बात करें कि जो एनिमल्स बिल में या गुफा में रहते हैं उनमें फोसोरियल एडेप्टेशंस होते हैं, और इन जंतुओं में जैसे अनपिगमेंटेड बॉडी होती है, स्लेंडर बॉडी होती है, पतली बॉडी होती है ताकि बिल में जा सकें, पिगमेंटेशन नहीं होता क्योंकि धूप में नहीं रहते हैं। तो इस प्रकार के एडेप्टेशंस होते हैं। इनकी आइज़ रिड्यूस्ड हो जाती है या फंक्शन लेस हो जाती है, लेकिन इनमें सेंस ऑर्गन्स दूसरे जैसे स्मेल या टच वो इंक्रीज़ हो जाते हैं।
तो इस तरह से ये अपने बरो या केव में रहने के लिए अनुकूलन दर्शाते हैं। तीसरा स्केंसोरियल अडेप्टेशंस हम बात करें तो पेड़ पर रहने वाले एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, जिसे हम क्लाइंबिंग अडेप्टेशन भी कहते हैं, जैसे कि लिजार्ड है, स्क्विरल है, मंकी है, जो स्लोथ है, ट्री फ्रॉग जिसको हम हाइला कहते हैं, एप्स, जो भी पेड़ों पर रहते हैं उनमें स्केंसोरियल एडेप्टेशंस पाए जाते हैं। और इनके अंदर जो शॉर्डल गर्डल होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ताकि वो अपने आप को क्लाइंबिंग के लिए अडेप्ट कर पाते हैं। इसके अंदर प्रीहेंसाइल फीट होते हैं, जिसमें कि ऑपोसिबल डिजिट्स होते हैं ताकि वो पेड़ों को पकड़ सके, शाखाओं को पकड़ सके। वेल डेवलप्ड क्लॉज होते हैं, एडेसिव पैड्स होते हैं, कई प्रकार के एडेप्टेशन जैसे प्रीहेंसाइल टेल पाई जाती है। ये सब एडेप्टेशन स्केंसोरियल यानी क्लाइंबिंग एडेप्टेशन के अंतर्गत आते हैं। एक्वेटिक एडेप्टेशन आप सभी जानते हैं, जो भी जंतु पानी में रहते हैं उनमें एक्वेटिक एडेप्टेशन पाए जाते हैं, जैसे फिश है, वैल है, डॉल्फिन है, शार्क है। इन सब में एडेप्टेशन जैसे गिल्स होते हैं, फॉर्मेशन के लिए फेंस होते हैं, यू ऑल नो। देन डेजर्ट एडेप्टेशंस हम सब जानते हैं, हम कहते हैं ऊँट रेगिस्तान का जहाज़ है, तो उसमें कई प्रकार के डेजर्ट एडेप्टेशंस होते हैं। और मेनली जो डेजर्ट एनिमल्स होते हैं उनमें मॉइस्चर प्रिजर्वेशन कैपेसिटी होती है, यानी कि वो जो हवा में नमी होती है उसको सोख लेते हैं। जैसे कि लिजार्ड में इस तरह की कैपेसिटी पाई जाती है। तो इनकी जो बॉडी होती है कवरिंग, वो भी थिक एपिडर्मल या डर्मल स्केल्स या बॉनी स्क्यूट से ढकी होती है, यानी कि एक्सोस्केलेटन वेल डेवलप्ड होता है। जो भी डेजर्ट एनिमल्स होते हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हों या दूसरे हों, उनके आईज, ईयर, नॉस्ट्रिल्स वेल प्रोटेक्टेड होते हैं ताकि डस्ट उनके अंदर नहीं जाए। तो इस तरह से डेजर्ट एडेप्टेशंस होते हैं। नेक्स्ट इज़ एरियल एडेप्टेशंस। एरियल एडेप्टेशंस के अंतर्गत जो एनिमल्स होते हैं, जैसे हम जानते हैं बर्ड्स होते हैं ना, पावर ऑफ फ्लाइट होती है, यानी कि उड़ने की क्षमता होती है, जिस पे एक अलग से टॉपिक के रूप में हम चर्चा कर सकते हैं कि एक्वेटिक एडेप्टेशंस क्या होते हैं। जैसे स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, निमेटिक बॉन्स होती हैं, विंग्स होते हैं, वेल डेवलप्ड विंग मसल्स होते हैं, रिडक्शन इन नंबर ऑफ बोन्स होते हैं। इसके अलावा होलो बोन्स, जिसको निमेटिक बोन्स हम पहले ही कह चुके हैं, फ्यूज्ड बोन्स भी इनमें पाई जाती हैं। तो कई सारे एडेप्टेशंस बर्ड्स में पाए जाते हैं। देन द नेक्स्ट इज़ पैरासाइटिक एडेप्टेशंस, यानी कि जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट के ऊपर सर्वाइव करते हैं। तो पैरासाइट का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन उनमें रिप्रोडक्शन की पावर बहुत ज़्यादा होती है, और दे प्रोवाइड मिनिमम रेजिस्टेंस टू द होस्ट, यानी कि होस्ट को चाहते हैं कि उनकी वजह से कम परेशानी हो ताकि वो आराम से रह सकें, लेकिन अल्टीमेटली वो होस्ट को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसा कि हम पैरासाइटिक एडेप्टेशंस के बारे में जानते हैं। नेक्स्ट द लास्ट वन इज़ इकोलॉजिकल एडेप्टेशंस, यानी कि पर्यावरण में जैसे जैसे चेंजेस आते हैं तो ऑर्गेनिज्म भी उसके अकॉर्डिंग अडेप्ट होते हैं। जैसे इसका एक स्ट्रक्चरल चेंज में एग्जांपल है एनाबास के अंदर, जो कि एक फ़िश है, असेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जो कि इसको कम पानी या कीचड़ में रहने के लिए, मडी वाटर जिसे हम कहते हैं, ब्रीदिंग के लिए सपोर्ट करते हैं। So these are structural adaptations, that is morphological adaptations in the body of organism due to environment. Next is physiological adaptations. फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस की बात करें तो फिजियोलॉजी चेंज होती है, यानी कि उसके फंक्शंस में कुछ डिफरेंट टाइप के मॉडिफिकेशंस होते हैं ऑर्गेनिज्म में ताकि वो सर्वाइव कर सके। जैसे कि प्रोटोजोआ की अगर हम बात करें तो वो कुछ टेम्परेचर रेंज होती है 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ तक की रेंज में ही वो सर्वाइव कर पाते हैं। इसी तरह एलाजमोब्रैंक जो फिशेज़ होती हैं, जिससे हम शार्क्स को पढ़ते हैं, ये हायर कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया के लिए वेल अडेप्टेड होती है। और उसके अलावा इनके ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बॉडी में हाई होता है ताकि ये मराइन वाटर में रह सकें, क्योंकि ये मराइन फिशेज होती हैं। तो बॉडी फ्लूइड में यूरिया का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होता है ताकि वो बैलेंस हो सके इनके बैकग्राउंड, यानी कि मराइन वाटर के साथ।
तीसरा जो एग्जांपल यहाँ पर है वो है बर्ड्स एंड मैमल्स आर एबल टू मेंटेन कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। जैसे हम सब जानते हैं कि हम गर्म रुधिर प्राणी कहते हैं, हमें अपने शरीर का तापमान स्थिर रख पाते हैं और इसी तरह बर्ड्स भी अपने शरीर का तापमान स्थिर रख पाते हैं। सो बर्ड्स एंड मैमल्स आर able to maintain their constant body temperature. So these are physiological adaptations according to environment. Next one is animal association adaptation. इसमें हम बात करें कि एनिमल्स एक दूसरे के साथ रहते हैं तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करेंगे और उनमें उसके अकॉर्डिंग एडेप्टेशन भी होंगे ताकि वो इजीली आपस में साथ में सर्वाइव कर सकें। जैसे सोशलिज्म की बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि जो कॉमनली हम बात करते हैं सोशलिज्म में कहाँ पर देखने को मिलता है, ह्यूमंस में तो होता ही है, इसके अलावा और दूसरे एनिमल्स में जैसे बीज में, वेस्प में और आंट्स में। यहाँ पर ये टर्माइट्स में भी कॉलोनीज होती हैं, आप सब जानते हैं मधुमक्खी अपनी कॉलोनी बनाकर रहती है, वेस्प भी कॉलोनी में, आंट्स ये एक पर्टिकुलर जैसे इनमें कहते हैं कि 3 कैटेगरी में इनकी होती है, किंग, क्वीन एंड सोल्जर्स या फिर वर्कर्स। तो जो क्वीन होती है उसका काम मेनली रिप्रोडक्शन होता है और जो मेल्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं क्वीन के साथ, और इसी तरह जो सोल्जर्स या वर्कर्स होते हैं वो बाकी अदर जो काम होते हैं सोसाइटी की उनको करते हैं। तो ये बीज, वेस्ट, प्लांट्स में, टर्माइट्स में बहुत अच्छा एग्जांपल देखने को मिलता है सोशलिज्म का। इसी तरह कमेंसल एडेप्टेशन में इसमें एक जीव को बेनिफिट होता है और दूसरे जीव को न फ़ायदा होता है न नुकसान होता है, वो न्यूट्रल रहता है। जैसे कि इसका एग्जांपल है यूपेग्रस एंड सी एनिमोन। द नेक्स्ट वन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में दोनों ही जीवों को फ़ायदा होता है, वो एक दूसरे पर पूरी तरह डिपेंड होते हैं, वो एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। जैसा टर्माइट और उसके अंदर रहने वाला ट्राइकोनिम्फा, हम जानते हैं कि ट्राइकोनिम्फा को रहने के लिए जगह प्रोवाइड कर रहा है इंटेस्टाइन में टर्माइट, तो ट्राइकोनिम्फा टर्माइट के लिए सेलुलोज का डाइजेशन करता है। इसी तरह पैरासाइटिक एडेप्टेशन में एक पैरासाइट होता है और दूसरा होस्ट होता है, जिसको बेनिफिट होता है उसको हम पैरासाइट बोलते हैं, जो होस्ट जो होता है उसको लॉस होता है कि नुकसान होता है, एक प्लस में होता है और एक माइनस में रहता है। एस्केरिसिस का एग्जांपल है जो कि ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है और एस्केरिसिस नामक डिजीज़ करता है। तो दीज आर एडेप्टेशन, जो पैरासाइट्स होते हैं वो उनके पर्टिकुलर एडेप्टेशंस होते हैं ताकि वो सर्वाइव कर सकें होस्ट की बॉडी में। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनिमल एसोसिएशन एडेप्टेशन। नेक्स्ट द लास्ट वन इज़ प्रोटेक्टिव एडेप्टेशंस। प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एनिमीज से क्या एडेप्टेशंस होते हैं। ये दो तरीके से हो सकता है एडेप्टेशन, या तो काउंटर अटैक कर सकता है एनिमल अपने को बचाने के लिए कि आक्रमण सबसे बढ़िया उपाय होता है, या फिर वो छुप जाए, अपने आप को छुपा ले, ताकि दो तरीके होते हैं। या फिर जो अगर हम बात करें कि एडेप्टेशन दो तरीके का हो सकता है, विजुअल भी हो सकता है, नॉन विजुअल, यानी कि अपने जैसे अटैक और ये हाइड करता है तो अपनी विजुअल यानी कि विजुअल फॉर्म में कर सकता है वो, या फिर वो नॉन विजुअल भी हो सकता है यानी कि वॉइस की फॉर्म में हो सकता है, या अदर फॉर्म्स में भी प्रोटेक्टिव एडेप्टेशन हो सकता है। यहाँ पर हम बात करें विजुअल एडेप्टेशंस की मेनली, तो विजुअल एडेप्टेशंस जो होते हैं वो यहाँ पर 4 प्रकार के होते हैं मेनली। जैसे हम बात करें प्रोटेक्टिव तो ये होते हैं, तो सबसे पहला होगा प्रोटेक्टिव कलरेशन, कलर में प्रोटेक्शन के लिए चेंजेस हो जाते हैं। दूसरा टेरिफाइंग अपीयरेंस, देन वार्निंग सिग्नल्स एंड मिमिक्री। ओके, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फर्स्ट इज प्रोटेक्टिव कलरेशन। प्रोटेक्टिव कलरेशन को डिस्ट्रप्टिव कलरेशन कहते हैं, यानी कि इसमें जो एनिमल या ऑर्गेनिज्म होता है वो बैकग्राउंड के साथ मैच होता है ताकि वो उसमें नज़र नहीं आए, उसका जो कलर होता है या उसका जो टोन होता है, जो उसके शेड होते हैं बॉडी के, वो सराउंडिंग यानी कि बैकग्राउंड से मैच करते हैं ताकि वो अपने आप को हाइड कर सके। इसके दो बहुत ही कॉमन एग्जांपल हैं, जिससे एक तो पॉलर एनिमल्स में देखने को मिलता है, पॉलर बियर और पॉलर फॉक्स, जो कि वाइट होते हैं और ये आइस यानी कि जो बैकग्राउंड होता है इनका उसमें अच्छे से छिप जाते हैं, अगर ये अपने मूवमेंट नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी नज़र नहीं आते बैकग्राउंड। दूसरा एक और एग्जांपल ग्रीन ट्री फ्रॉग्स होते हैं, यानी कि जो हरे कलर के होते हैं, पेड़ों की जो पत्तियाँ होती हैं, एनवायरनमेंट होता है वो भी हरा होता है, या स्नैक्स हों, कैटरपिलर्स हों, ग्रास, ये सब ग्रीन कलर के होंगे, तो ये
ट्रीज़ के ऊपर बैकग्राउंड में बिल्कुल नज़र नहीं आएंगे। तो ये प्रोटेक्टिव कलरेशन अपने आप को छुपा कर रख सकता है एनिमल। दूसरा टेरिफाइंग अपीयरेंस। टेरिफाइंग है डरावना अपीयरेंस। अगर एनिमल रखता है तो वो दूसरे एनिमल को डरा करके भी अपने आप को बचा सकता है। जैसे हमने कहा था कि अटैक इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, यानी कि काउंटर अटैक करे दिखा कर। तो ऐसे एनिमल्स जो कि डिफेंसलेस होते हैं, हार्मलेस होते हैं, यानी कि वो कर कुछ नहीं सकते, लेकिन दे एज्यूम द टेरिफाइंग अपीयरेंस। वो अपने आप को ऐसा शो करते हैं कि वो बहुत डरावने हैं, ताकि जो एनिमी है वो उनसे डर जाए और वो बच जाए। तो इसमें वो अपना अपने स्ट्रक्चर इस तरह का कर सकते हैं, या फिर वो वॉइस भी इस तरह का प्रोड्यूस कर सकते हैं कि वो डरावने नज़र आए। जैसे इसमें एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ग्रास ओपर विच इज़ यूजुअली ग्रीन कलर, वी ऑल नो, ये डराने के लिए, अपने शत्रु को डराने के लिए अपने विंग्स को स्प्रेड करता है, या उसके अंदर जो रेड स्पॉट्स होते हैं विंग्स के नीचे की ओर, उनको एक्सपोज करता है, ताकि एनिमी कंफ्यूज हो जाए कि ये क्या है, और ग्रास ओपर अपने आप को बचाने में सफल हो जाता है। इतने समय जब उसको मिलता है तो वो एस्केप कर जाता है, क्योंकि वो एक्चुअल में हार्मलेस है, वो कुछ कर नहीं सकता, लेकिन सिर्फ वो डरा रहा है ताकि वो एनिमी को कंफ्यूज कर सके अपने जो, और उसको बचा सके। तो दिस इज टेरिफाइंग अपीयरेंस। देन द नेक्स्ट वन इज वार्निंग सिग्नल्स। वार्निंग सिग्नल्स की बात करें हम तो कई तरह के वार्निंग सिग्नल्स हो सकते हैं। ये अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर में, यानी कि कलर्स को वार्न कर इसके द्वारा एनिमी को वार्न कर सकते हैं, ठीक है। या फिर टेस्ट को अपना चेंज कर सकते हैं वार्निंग के रूप में, कड़वा टेस्ट हो, या फिर ऐसा अनपैलेटेबल हो, अनप्लेजेंट टेस्ट हो, या टॉक्सिक नेचर हो, है ना। तो वो अपने आप को एनिमल्स बचा सकते हैं, या स्मेल उसकी अच्छी नहीं हो, फाउल स्मेल हो। तो ये कई सारे तरीके हैं वार्निंग सिग्नल्स देने के, जिससे कि जो एनिमी है वो इनके पास नहीं आता एनिमी। जैसे डैनेज एक बटरफ्लाई है जो कि अनपैलेटेबल होती है, इसको एनिमीज नहीं खाते हैं, तो ये इसका वार्निंग सिग्नल है, अनपैलेटेबल होती है। दूसरा टॉर्पीडो, जैसे हम सभी जाने हैं, इलेक्ट्रिक फिश अपने एनिमी को झटका दे सकती है, तो जिसकी वजह से एनिमी इसके पास नहीं आते हैं। रैबिट्स अपने वाइट टेल को यूज़ करता है खतरे को बताने के लिए, एक्सपोज करता है वाइट टेल को। इसी तरह रेटल स्नेक अपने एक रेटलिंग नॉइज़ या साउंड प्रोड्यूस करता है जब चलता है, तो वो एक वार्निंग साइंस होता है, जिससे कि एनिमी उसके पास नहीं आते हैं। ये कुछ एग्जांपल है वार्निंग सिग्नल्स के एनिमल्स में। द नेक्स्ट वन इज मिमिक्री। मिमिक्री के बारे में हम बात करें तो मिमिक्री यानी कि जैसे हम सभी जानते हैं मिमिक्री क्या होता है, नकल करना। मिमिक्री करना, मिमिक्री आर्टिस्ट के बारे में आपने सुना होगा कि कई जो आर्टिस्ट होते हैं वो दूसरों की नकल करते हैं, उनकी साउंड की नकल करते हैं, उनकी स्टाइल की नकल करते हैं। तो इसी तरह जंतु भी दूसरों का मिमिक्री करके अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मिमिक्री यहाँ पर तीन तरह की होती है। प्रोटेक्टिव मिमिक्री हो सकती है, प्रोटेक्शन से अग्रेसिव मिमिक्री हो सकती है कि अग्रेशन में भी मिमिक्री करके वो अपना बेनिफिट उठा सकता है। दूसरा कॉन्शियस मिमिक्री भी होती है। तो तीन तरह की मिमिक्री यहाँ पर प्रोटेक्टिव हो सकती है, अग्रेसिव हो सकती है, कॉन्शियस हो सकती है। प्रोटेक्टिव भी फिर तीन तरह की होती है, काउंसलिंग, वार्निंग, रिपिक। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अग्रेसिव मिमिक्री भी दो प्रकार की होती है, काउंसलिंग और अल्यूरिंग। और कॉन्शियस मिमिक्री को हम बोलते हैं सिमुलेशन टू डेथ, यानी कि मरे हुए के समान वो प्रतीत होता है, क्योंकि एक्चुअली वो जिंदा होता है लेकिन वो मरे हुए की नकल करता है, डेड ऑब्जेक्ट्स या डेड ऑर्गेनिज्म, ताकि वो सर्वाइव कर सके, एनिमी उसको नुकसान नहीं। तो ये मिमिक्री के कई सारे टाइप्स हैं जिसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच, होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।